हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स जो मैंने कल पढ़ाया था उसके आगे के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का फिजिक्स जो मैंने कल पढ़ाया था उससे आगे क्या क्लास करेंगे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ का प्रकार प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ लाइट। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा होता है पारभासी पदार्थ। तो लिखेंगे हम लोग प्रकाश के गमन के आधार पे प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार का होता है। प्रकाश के गमन के आधार पे पदार्थ तीन प्रकार के होता है। on the basis of on the basis of the basis of motion of light on the basis of motion of light object is of three types पहला होता है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ या अपारदर्शी वस्तु। पदार्थ कहें चाहे वस्तु भी बोल सकते हैं आप। पदार्थ लिखे चाहे वस्तु लिखे, बात क्या है से पारदर्शी वस्तु या अपारदर्शी वस्तु। तीसरा होता है पारभासी, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। तीसरा होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रखेंगे प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होता है। इसमें पहला होता है पारदर्शी वस्तु, दूसरा होता है अपारदर्शी वस्तु, तीसरा होता है पारभासी वस्तु। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी वस्तु के बारे में। एक में पारदर्शी वस्तु जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ऐसा पदार्थ या ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश संपूर्ण रूप से आर पार हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है पारदर्शी वस्तु।
ये ऐसा वस्तु या ऐसा पदार्थ भी बोल सकते हैं, ऐसा पदार्थ या ऐसा वस्तु, ऐसा पदार्थ या ऐसा वस्तु जो प्रकाश को पूर्ण रूप से, प्रकाश को पूर्ण रूप से आर पार करने देते हैं, आर पार करने देते हैं। ठीक है, ऐसा पदार्थ या ऐसा वस्तु जो प्रकाश को पूर्ण रूप से आर पार करने देते हैं, तो उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाते हैं, तो उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। दो सब्सटेंस भी लिख सकते हैं आप, दो सब्सटेंस या दोज ऑब्जेक्ट्स, which allow to pass, those substance या object which allow to pass the light completely is called transparent object, ठीक है, ऐसा पदार्थ या ऐसा वस्तु जो प्रकाश को पूर्ण रूप से आर पार करने देते हैं, तो उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें, कौन कौन पदार्थ है जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं? ठीक है, तो पहला आप याद रखेंगे हवा। हवा कहे चाहे आप वायु भी बोल सकते हैं। हवा या वायु एक पारदर्शी पदार्थ कहे चाहे वस्तु कह सकते हैं। दूसरा, जल एक पारदर्शी है पदार्थ है, वाटर। तीसरा आप याद रखेंगे कांच, बोलते हैं ग्लास। कांच कहिए या ग्लास भी बोलते हैं इसको, कांच या ग्लास, कांच या इत्यादि। तो ये सब जितना भी मैंने लिखा है ना, ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ है या पारदर्शी वस्तु है। अब पढ़ेंगे अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, आप पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, तो इसको बोल सकते हैं कि सर ऐसा पदार्थ या ऐसा वस्तु जो प्रकाश को आर पार नहीं करने देते हैं, या ऐसा पदार्थ जिससे है ना प्रकाश आर पार नहीं होते हैं, तो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। लिखिए, ऐसा पदार्थ या वस्तु, अगर यहाँ वस्तु लिखा रहेगा तो वस्तु लिख दीजिएगा, पदार्थ लिखा रहेगा तो पदार्थ लिख दीजिएगा। ऐसा पदार्थ या ऐसा वस्तु जो प्रकाश को आर पार नहीं होने देते या नहीं करने देते हैं। ऐसा पदार्थ या ऐसा वस्तु जो प्रकाश को आर पार नहीं करने देते हैं, तो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ऐसा पदार्थ है ना, यानी वे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होते हैं, तो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे दोज सब्सटेंस
those substance, the objects which do allow not allow to the light pass the light is called opaque object. It's called opaque object. It's called opaque object. उदाहरण पे बात करें, एग्जाम्पल के बारे में, कौन कौन सा पदार्थ है जो अपारदर्शी वस्तु होते हैं? उदाहरण, एग्जाम्पल, पहला याद रखेंगे पत्थर। पत्थर जो है ना, पत्थर जो है ये आपका अपारदर्शी वस्तु है। दूसरा याद रखना ईंट। ईंट भी है ना, तो ब्रिक्स बोलते हैं। ब्रिक्स जो है, ईंट जो है आपका, ये भी क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। तीसरा आप याद रखेंगे दीवार। दीवार भी है ना, जिसको वाल कहते हैं, ये भी क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। ठीक है, पत्थर हो गया, दीवार हो गया। लकड़ी भी याद रखेंगे, लकड़ी भी क्या कहलाता है आपका, अपारदर्शी वस्तु कहलाता है। और याद रखेंगे पांचवा, दर्पण जो है ना, दर्पण को मिरर कहते हैं। मिरर अपारदर्शी वस्तु होता है। मिरर क्या होता है, अपारदर्शी होता है। ठीक है, मिरर क्या है, अपारदर्शी। लेकिन वही अगर लेंस का बात करेगा, लेंस का बात करेगा, तो लेंस जो होता है ना, लेंस जो होता है ना, ये पारदर्शी होता है। लेंस आपका क्या होता है, पारदर्शी होता है। नेक्स्ट बात करें तो अपारदर्शी वस्तु क्या करता है? अपारदर्शी वस्तु जो होता है ना, ये या तो प्रकाश को क्या करेगा, या परावर्तित कर देगा, या प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेगा। अपारदर्शी वस्तु क्या करता है, तो इसका काम होता है या तो ये क्या करेगा, प्रकाश को परावर्तित कर देता है, या प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। लिखिए, अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को, प्रकाश के किरणों को, प्रकाश के किरणों को या तो परावर्तित कर देते हैं, या तो परावर्तित कर देते हैं, या अवशोषित कर लेते हैं, या अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अपारदर्शी वस्तु क्या करता है, यह प्रकाश की किरणों को या तो क्या करेगा, परावर्तित कर देगा, नहीं तो अवशोषित कर लेगा। यानी ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट आइदर 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 ऑब्जर्व आइदर ऑब्जर्व the rays of light, rays of light, या और observe और emits the rays of light, rays of light। इधर emits अच्छा है कि reflects लिख, observes या reflects the rays of। नेक्स्ट, और जब प्रकाश के मार्ग में, प्रकाश के जब हम मार्ग में क्या करते हैं, अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, तो अपारदर्शी वस्तु के पीछे एक काला क्षेत्र बन जाता है। उस काला क्षेत्र को हम लोग याद रखिएगा परछाई, या उसी को छाया कहते हैं। तो यहाँ से एक और टर्म आएगा, परछाई किसे कहते हैं, परछाई, परछाई इसी को बोलते हैं छाया, बोलते हैं शैडो, परछाई या छाया। लिखिए, प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु को
प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, तब तब अपारदर्शी वस्तु के पीछे पीछे काला क्षेत्र क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। काला क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, जिसे जिसे छाया कहते हैं, जिसे छाया या परछाई कहते हैं, परछाई कहते हैं, छाया या परछाई कहते हैं। यानी when an opaque object is placed in the direction of motion of light, then dark region is formed behind the object which is called shadow, यानी छाया परछाई किसे कहते हैं? जब याद रखिए, जब प्रकाश के गमन पथ पर जब हम अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, तो उस अपारदर्शी वस्तु के पीछे एक काला क्षेत्र बन जाता है। उस काला क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? छाया या परछाई कहते हैं। जैसे आप चित्र में समझ सकते हैं, जैसे मैंने एक अपारदर्शी वस्तु ले लिया। ये आपका क्या है? अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु थोड़ा चौला ले लेते हैं ताकि और अच्छा से क्लियर हो जाए ना। ये आपका अपारदर्शी वस्तु है, यानी ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इधर से प्रकाश आ रही है, इधर से प्रकाश, तो ये तो प्रकाश सीधे निकल जाएगी, लेकिन इसके चारों तरफ, इसके पीछे जो देख रहे हैं, ये काला क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? काला क्षेत्र बन जाएगा। मेरा जो बोर्ड है काला बना हुआ है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये काला क्षेत्र बन जाता है। तो यहीं पे याद रखिएगा, छाया के पीछे क्या बन जाता है? छाया, शैडो बनता है। तो यही क्या कहलाएगा? इसके पीछे जो बनेगा, यही क्या कहलाएगा आपका? है ना, परछाई कहलाएगा आपका। नेक्स्ट, तीसरा आता है आपको पारभासी वस्तु। पारभासी पारभासी वस्तु तो बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, ऐसा वस्तु या ऐसा पदार्थ जो प्रकाश को आंशिक रूप से पार करने देता है। आंशिक का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, संपूर्ण कहे तो संपूर्ण का मतलब होता है पूरी तरीका से 100%, और आंशिक का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा। तो लिखेंगे ऐसा पदार्थ या ऐसा वस्तु जो प्रकाश को आंशिक रूप से पार करने देते हैं, पार करने देते हैं, तो उसे पार भासी वस्तु कहते हैं। पारभासी वस्तु कहते हैं।
इंग्लिश में लिखेंगे दोज सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट्स which which allow pass allow to pass the light partially। पार्शियली का मतलब होता है आंशिक रूप से। allowed which allow to pass the light partially is called translucent object, called translucent object, translucent object। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का उदाहरण बताइए, एग्जाम्पल यानी उदाहरण। पहला याद रखेंगे, पहला आप याद रखेंगे वैक्स, वैक्स पेपर, वैक्स पेपर, हिंदी में भी वैक्स से पेपर कहते हैं, वैक्स पेपर। दूसरा याद रखेंगे बटर पेपर, बटर पेपर, हिंदी में भी बटर पेपर याद रखेंगे। तीसरा आप याद रखेंगे रक्त, भी याद रखिएगा रक्त, रक्त यानी ब्लड। चौथा कुहासा, कुहासा स्मॉग, कुहासा जो है ये पारभासी होता है। पांचवा याद रखेंगे तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, ठीक है, ऑयल इन पेपर, ठीक है, तेल लगा कागज, ऑयल इन। तो अभी हमने आपको तीन चीज पढ़ाया कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है, चाहे वस्तु कितने प्रकार का होता है। तो याद रखेंगे प्रकाश के गमन के आधार पे वस्तु चाहे पदार्थ तीन प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है ना पारदर्शी वस्तु, दूसरा होता है अपारदर्शी वस्तु, और तीसरा होता है आपका पारभासी वस्तु। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, इसका क्या उदाहरण है, अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, इसका क्या उदाहरण है, और पारभासी वस्तु किसे कहते हैं, इसका क्या उदाहरण है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको डिस्कस किया है। नोट में अगर हम बात करें चित्र के आधार पे, तो थोड़ा चित्र के आधार पे समझाएं। तो अगर हम यहाँ पे चित्र ले, एक मैंने ले लिया ये वाला पहला चित्र, मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ये वाला, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इससे लाइट जो है ना पूरी तरीक़ा से पार कर रहा है। बस और बड़ा ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपका पहला चित्र है। एक और चित्र लेते हैं, ठीक है, और ये आपका तीसरा चित्र मैंने ले लिया। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने देखा कि लाइट जो है ना, प्रकाश की जो किरण है इस वस्तु से संपूर्ण रूप से यानी पूरी तरीक़ा से पार कर रहा है। इसलिए हम बोलेंगे कि सर ये जो चित्र बता रहा है कौन सी, ये चित्र बता रहा है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। यानी यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी ये आपका पारदर्शी वस्तु है। यहाँ देखिए एक भी प्रकाश जो है ना, यानी वस्तु जो है ना, वस्तु ये जो यहाँ पे जो वस्तु है इस प्रकाश को पार करने की अनुमति नहीं दे रहा है, इजाजतें नहीं दे रहा है, यानी पार नहीं, आर पार नहीं करने दे रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ यहाँ जो ये वस्तु है ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, यानी ये अपारदर्शी वस्तु है। और यहाँ पे मैंने देखा तीसरा चित्र में कि यहाँ पे एक लाइट जो है ना पूरी तरीके से पार किया, लेकिन यहाँ पे दो लाइट जो प्रकाश की किरण है ये पार नहीं हो रहा है, यानी इसमें प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार हो रहा है। इसलिए हम बोलेंगे कि सर ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, नहीं ये पारभासी वस्तु है।
तो आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है किरण। किरण किसे कहते हैं? ए, किरण किसे कहते हैं? याद रखेंगे, प्रकाश के गमन पथ को किरण कहा जाता है। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। जैसे ये आपका क्या है, आपका रे हो गया। ठीक है, तो प्रकाश का जो गमन पथ होता है ना, उसी को किरण कहते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए। प्रकाश के प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। द path along which the path along which ठीक है, the path along which light traveling path along which light is traveling path along which light traveling ठीक है, the path along which light is traveling is called ray. And the path along which light is traveling is called ray. इस यहाँ पे हटा दीजिए, सॉरी। The light along which light travels, the light along which light travels is called ray. नेक्स्ट, याद रखेंगे किरणों का समूह। यहाँ पे तो एक किरण है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी कहते हैं। टॉपिक ले लीजिए, किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किरण पुंज किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? यानी बीम ऑफ लाइट। तो याद रखिए, किरणों के समूह को है ना, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। देखेंगे, किरणों के किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट called is called beam of light किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। नेक्स्ट, याद रखेंगे, प्रकाश पुंज चाहे किरण पुंज जो होता है, ये 3 प्रकार का होता है। देखेंगे, प्रकाश पुंज या किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। ठीक है, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। यानी बीम ऑफ लाइट इज ऑफ 3 टाइप्स। बीम ऑफ लाइट इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला होता है समानांतर प्रकाश पुंज। दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं
कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तीसरा है आपका, तीसरा बोलते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। सबसे पहले पढ़ेंगे समानांतर प्रकाश पुंज के बारे में कि समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। टॉपिक लिखे समानांतर प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश, ठीक है, समानांतर प्रकाश या इसी को बोलेंगे समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। याद रखेंगे समानांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है कि ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें समानांतर होते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं समानांतर प्रकाश पुंज। परिभाषा लिखे, ऐसा प्रकाश पुंज, ऐसा प्रकाश पुंज, ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें, जिसमें सभी किरणें, सभी किरणें समानांतर होते हैं, सभी किरणें समानांतर होते हैं, तो उसे, तो उसे, उसे समानांतर किरण पुंज, उसे समानांतर किरण पुंज या समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें क्या होते हैं, समानांतर होते हैं, तो उसे समानांतर किरण पुंज या समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी द बीम ऑफ लाइट, द बीम ऑफ लाइट, द बीम ऑफ लाइट in which, in which all the rays, all the rays are parallel, are parallel to each other, are parallel to each other, are parallel to each other is called, is called parallel beam of light, parallel beam of light। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे में आप देख सकते हैं, तो ये सब जितना भी मैंने किरण दिखाया है ये क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा होता है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण या इसी को बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। दोनों का इंग्लिश एक ही होता है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता है कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम परिभाषा लिख देते हैं उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रकाश पुंज, ऐसा प्रकाश पुंज इसमें सभी किरणें, इसमें सभी किरणें एक बिंदु पर, सभी किरणें एक बिंदु पर जमा हो जाते हैं, और जमा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो उसे, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। जो लिखना है लिख सकते हैं। लिखेंगे द बीम ऑफ लाइट,
द बीम ऑफ लाइट in which all the rays all the rays are collects collects at a single point at a single point is called converging beam of light is called converging beam of light is called converging beam of light। ठीक है, जैसे में आप चित्र देख सकते हैं, चित्र आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सभी किरणें हैं ना एक बिंदु पर आके जमा हो जा रहे हैं, एक बिंदु पर आके एकत्रित हो जा रहे हैं। तो यहीं से हम परिभाषा तैयार कर लेंगे कि ऐसा प्रकाशपुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आके जमा हो जाते हैं या एकत्रित हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज या अभिसारी प्रकाश। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण अपसारी किरण पुंज या अपसारी प्रकाश पुंज, अंग्रेजी में बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो पहले परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। लिखिए, ऐसा प्रकाशपुंज या ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलते हैं, एक बिंदु से निकलते हैं या बिंदु से निकलते हैं या निकलता हुआ प्रतीत होते हैं, निकलता हुआ प्रतीत होते हैं, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज या अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी द बीम ऑफ लाइट in which all the rays are emits from single point, all the rays are emits या और appears to emit from a single point, is called diverging beam of light, यानी जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र से ज्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो आप देखें यहां से सभी प्रकाश क्या हो रहा है,
एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे है ना, सभी बिंदु है ना, सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल रहा है, चाहे निकलता हुआ प्रतीत होगा, तो ये आपका कहलाएगा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अच्छा, नोट में आपकी एक बात याद रखिएगा, नोट में पहला बात याद रखिएगा कि अभिसारी प्रकाश पुंज जो होता है ना, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, अभिसारी किरण पुंज चाहे अभिसारी प्रकाश पुंज, तो ये प्रकाश की किरण होता है ना, इसमें क्या होता है, ये प्रकाश किरण जो होता है ना, एक बिंदु पर जमा हो जाता है, एक बिंदु का होगा, एकत्रित होगा, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि अभिसारी अभिसारी में क्या होता है, ये प्रकाश जितना भी किरण होता है एक बिंदु पर इकट्ठा होता है, ठीक है। यानी इसमें प्रकाश की किरण है ना, एक बिंदु पर जमा होगा, और और इसमें जो होगा प्रकाश की किरण जो होगा ना, ये क्या होगा, निकलता होगा, निकलता मतलब होगा फैलता हुआ प्रतीत होता है। यानी इसमें प्रकाश किरण फैलता है और इसमें इकट्ठा होता है। यानी हम बोल सकते हैं अपसारी किरण, ठीक है, अभिसारी किरण में, सारी किरण पुंज में, अभिसारी किरण पुंज में, अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, किरणें, अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें फैलता हुआ प्रतीत होते हैं, फैलता हुआ प्रतीत होते हैं। यानी इसमें प्रकाश किरण क्या होता है, फैलता है। और और वही अगर बात करें अभिसारी किरण पुंज में, तो इसमें प्रकाश किरण क्या हो जाता है, एक बिंदु पर इकट्ठा होता है। यानी इन इन डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, इन डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, इन डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, all the rays, all the rays spreads everywhere, everywhere, ठीक है, all the rays spreads everywhere। लेकिन वही अगर बात करें, वही अगर हम बात करें अभिसारी किरण पुंज में, अभिसारी किरण पुंज में, अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, किरणें, किरणें एक बिंदु पर, एक बिंदु पर जमा या इकट्ठा, जमा या इकट्ठा होते हुए प्रतीत होते हैं, होते हुए प्रतीत होते हैं, वे प्रतीत होते हैं, ठीक है। यानी इन कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, इन कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, इन कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट all the rays are 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 collects, are collects at single point। इसमें सभी बिंदु का होता है, यानी सभी प्रकाश की किरणें का होता है एक बिंदु पर इकट्ठा होते हैं या जमा होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये भी टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक दर्पण ले लिया, या आप अपारदर्शी वस्तु भी ले सकते हैं। यहाँ पे है आपका एक दर्पण ले लीजिए, या आप इसको अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु लीजिए, क्या दर्पण जो है ना एक अपारदर्शी वस्तु है, तो ये अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है। ओपेक, आपका ओपेक है ना, ये आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है।
इसको चित्र आप ऐसे भी बना सकते हैं, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे से बनाएं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। आप सुनिए, तो आप इसको आप पारदर्शी वस्तु लिखिए, चाहे आप दर्पण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं, दर्पण ही है, समतल दर्पण इसको कहते हैं, लेकिन आप अपारदर्शी वस्तु भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस अपारदर्शी वस्तु के सतह पर, इस अपारदर्शी वस्तु के सतह पर या इस दर्पण के परावर्तक सतह पर जो किरण आती है ना, जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। ये आपका आपतित किरण है। और ये जो आप डैश डैश देख रहे हैं इसको अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, तो बोलते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस सतह से टकराकर जो किरण जा रही है ना, तो बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये आपका आपका कहलाता है अभिलंब, ये आपका अभिलंब कहलाता है, यानी इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। इंसिडेंट रे को शॉर्ट में हम आई आर लिखते हैं, आई आर। और रिफ्लेक्टर रे को शॉर्ट में हम आर आर लिखेंगे। और अभिलंब को शॉर्ट में हम एन लिखते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण को आई से लिखते हैं और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से लिखते हैं, ठीक है। अब यहीं से परिभाषा हम तैयार कर लेंगे कि प्रकाश से परावर्तन किसे कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं जब प्रकाश किसी भी सतह से या जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु के किसी भी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है, यानी प्रकाश जो है ना जिस माध्यम से जिस माध्यम है ना, इस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को ही कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं जब प्रकाश किसी है ना वस्तु से या कोई वस्तु नहीं ले सकता, अपारदर्शी वस्तु लेना पड़ेगा आपको, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे पारदर्शी वस्तु ले लीजिएगा तो प्रकाश सीधे पारे कर जाएगा, तो थोड़े होगा। तो बोलेंगे जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु के सतह से है ना टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट परिभाषा लिखेंगे। देखो जब प्रकाश जब प्रकाश किसी अपारदर्शी प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु के से टकराकर, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अधिकांश टीचर जो लिखवाता है ना लिखवाता है जब प्रकाश किसी वस्तु के सतह से टकराकर है ना अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन आप थोड़ा अच्छा से लिखें, है ना, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु के सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है, तो तो प्रकाश के इस घटना को तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु के सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है, तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे द बाउंसिंग बैक, द बाउंसिंग द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर striking after
striking the surface of opaque object. Opaque object. Opaque object is called reflection of light. Called reflection of light. Reflection of light. अब है प्रकाश का परावर्तन कहाँ कहाँ होता है। याद रखेंगे, प्रकाश का परावर्तन दर्पण पर होता है, दीवार पे हो सकता है, पत्थर पे हो सकता है। ठीक है, देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। एक में आप लिख सकते हैं दर्पण, दर्पण मतलब मिरर। दूसरा, दीवार पे भी क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी दीवार, इसको बोलते हैं वॉल। तीसरा, आप पत्थर बोल सकते हैं, पत्थर पर भी क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, स्टोन। ठीक है, और एक याद रख सकते हैं सफेद वस्तु, सफेद वस्तु पर भी क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी सफेद वस्तु जो होता है ना, प्रकाश के किरण क्या करता है, परावर्तित करता है, परावर्तित। वही काला वस्तु जो होता है ना, प्रकाश के किरण को अवशोषित करता है। तो आप व्हाइट ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, गर्मी के मौसम में आप देखते होंगे अधिकांश व्यक्ति जो होता है ना, वह सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा जो होता है ना, वह प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है। ठीक है, इसलिए गर्मी के मौसम में है ना, सफ़ेद कपड़ा जब जो इंसान पहनता है, उसको गर्मी का एहसास कम होता है। और वही काला वस्तु की बात करें तो काला वस्तु जो होता है ना, प्रकाश की किरण को अवशोषित करता है। इसलिए जब आप कोई व्यक्ति अगर गर्मी के मौसम में काला कपड़ा पहनता है, तो उसको ज़्यादा क्या लगता है, गर्मी लगता है। इसलिए आप गर्मी के मौसम में ज़्यादा है ना, सफ़ेद कपड़ा, फीका कपड़ा का कर सकते हैं, पहन सकते हैं। ठीक है, इत्यादि। नेक्स्ट, अब आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम का बात करें। प्रकाश के परावर्तन का नियम का बात करें कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन का क्या नियम है, तो याद रखेंगे प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। ठीक है, पहले चित्र बना लेते हैं। ये आपका है आई आर, ये आपका एन, और ये आपका आर आर। आई आर मतलब इंसिडेंट रे, आर आर मतलब रिफ्लेक्टर रे, और एन मतलब नॉर्मल। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे आप दर्पण लिख लीजिए, मिरर। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। जब दर्पण पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा दर्पण है। अभी फिलहाल आप दर्पण लिख लीजिए। देखिए, प्रकाश का परावर्तन का दो नियम है, प्रकाश का परावर्तन का, प्रकाश का परावर्तन का, प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है, प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है। एक, आपतित किरण, आपतित किरण, कौमा परावर्तित किरण, आपतित किरण, कौमा परावर्तित किरण, तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम है। दूसरा क्या नियम है, दूसरा नियम है आपतन कोण, आपतन कोण, आई बोलते हैं, आपतन कोण सदैव, सदैव
परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात I इक्वल टू आर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? इंग्लिश में लिखेंगे देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा, इंसिडेंट रे कॉमा, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, all lie in the same plane, all lie in the same plane। सेकेंड लॉ क्या है? लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection, angle of reflection, that is I equal to। ठीक है, तो आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है, तो आप बोलेंगे जब प्रकाश किसी भी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है, एक है आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या नियम है? दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। याद रखिएगा बच्चों, जो प्रकाश की किरण है ना दर्पण पे आ रही है ना, इसको बोलेंगे आपतित किरण, और इस दर्पण से टकराकर जो प्रकाश जा रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन के विशेषताएं। प्रकाश के परावर्तन के विशेषताएं, प्रकाश के परावर्तन की क्या विशेषताएं हैं? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का विशेषताएं, प्रकाश के परावर्तन के विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला आप विशेषता याद रखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का क्या विशेषता है, तो पहला विशेषता आप याद रखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन जो है ना सभी प्रकार के दर्पण पे लागू होता है, जैसे सब पे अप्लीकेबल है, कोई भी दर्पण हो। लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन सभी प्रकार के, सभी प्रकार के दर्पण पर लागू होता है, सभी प्रकार के दर्पण पर लागू होता है। जैसे जैसे कोई पूछता है कि समतल दर्पण पर लागू होता है, बिल्कुल होता है। जैसे समतल दर्पण पर लागू होता है, बिल्कुल होता है ना। गोलीय दर्पण पे होता है, बिल्कुल होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण इत्यादि। यानी जितना भी दर्पण होगा ना सभी दर्पण पे प्रकाश परावर्तन का नियम लागू होता है। यानी देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड, वैलिड all kinds of, all kinds of mirror, all kinds of mirror, all kinds of mirror। एग्जाम्पल में प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कॉमा स्पेरिकल मिरर,
स्पेरिकल मिरर, कॉमा कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, पीटीसी। ये सभी पे क्या होता है, लागू होता है। दूसरा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन सभी प्रकार के, सभी प्रकार के सतह पर लागू होता है। प्रकाश का परावर्तन सभी प्रकार के सतह पर लागू होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोले, जैसे अगर चिकनी सतह हो तब भी होगा प्रकाश का परावर्तन, चिकनी सतह या चिकनी सतह, कॉमा अगर खुरदरी सतह भी होगा, खुरदरी सतः, खुरदरी सतह पर भी प्रकाश का परावर्तन होता है इत्यादि। कोई भी सतह होगा वहां पे प्रकाश का परावर्तन होगा। तो लिखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड all kinds of surfaces, all kinds of surfaces. Example, a smooth surface, स्मूथ सर्फेसेस, 10 मिनट रुक जाइए, आ रहे हैं। स्मूथ सर्फेसेस एंड रफ सर्फेसेस, एंड रफ सर्फेसेस। तीसरा क्या है, तीसरा है, याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का चाल कभी नहीं बदलता है। देखेंगे, प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल, चाल, प्रकाश का चाल नहीं बदलता है। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का चाल नहीं बदलता है, प्रकाश का चाल नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। यानी स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, परंतु वेग बदल जाता है, याद रखिएगा, परंतु वेग बदल जाता है, परंतु वेग बदल जाता है। ठीक है, यानी प्रकाश के परावर्तन में, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में हाँ चाल नहीं बदलता है लेकिन वेग बदल जाता है। द स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज बट वेलोसिटी चेंज है। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं स्पीड को भी से लिखते हैं। ठीक है, तो स्पीड जो होता है ना इंसिडेंट रे का, चाहे स्पीड जो होता है ना रिफ्लेक्टर रे का होता है, बराबर होगा, यानी जितना स्पीड से प्रकाश आती है ना उतना ही स्पीड से चली जाती है। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन में याद रखिएगा, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य नहीं बदलता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, वेवलेंथ ऑफ लाइट डज नॉट। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य नहीं बदलता है। मतलब ये हुआ, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से लिखते हैं, तो आपतित आयर मतलब इंसिडेंट रे, तो आपतित किरण का जितना तरंग दैर्घ्य होगा उतना ही तरंग दैर्घ्य किसका होगा, रिफ्लेक्टर रे का भी होगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट बात करें कि प्रकाश का, प्रकाश का आवृत्ति, आवृत्ति नहीं बदलता है, प्रकाश का आवृत्ति नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से चाहे एफ से लिख सकते हैं, एफ से भी लिखते हैं, न्यू से भी लिखा जाता है। तो आई आर ये क्या होता है, आर आर दोनों का होता है बराबर होता है। तो क्या चीज़ बदल जाता है, तो याद रखेंगे प्रकाश का तीव्रता, प्रकाश का तीव्रता बदल जाता है, प्रकाश का तीव्रता, प्रकाश का तीव्रता बदल जाता है, प्रकाश का तीव्रता बदल जाता है,
याद रखेंगे प्रकाश के परावर्तन में क्या चीज़ है ना बदल जाता है, तो प्रकाश का तीव्रता बदल जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंजेस, प्रकाश का तीव्रता बदल जाता है। इंटेंसिटी को आई से लिखेंगे तो याद रखेंगे इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टर रे का इंटेंसिटी सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। और याद रखेंगे प्रकाश का दिशा भी बदल जाता है, प्रकाश का दिशा, प्रकाश का दिशा भी बदल जाता है, प्रकाश का दिशा भी बदल जाता है, प्रकाश का दिशा बदल जाता है, यानी डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट also चेंजेस, ठीक है, also। तो 7 पॉइंट याद रखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो अगर ये आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप जो डेली मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको टाइम पे मिल जाएगा, आप इसका आनंद उठा सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम इंजीनियर शाहनवाज आलम, अगर कोई मेरे बारे में नहीं जान रहा है तो आप जान जाइए, मेरा नाम इंजीनियर शाहनवाज आलम है और मैं अपने वक्त का टॉपर स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो आप एक टॉपर स्टूडेंट से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप इंजीनियर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट इंजीनियर है हम लोग, ठीक है। तो अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप वेल क्वालिफाइड टीचर से पढ़ रहे हैं, है ना, एक टिक इंजीनियर से पढ़ रहे हैं, तो इसका मज़ा उठाइए, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।